दोस्तों, लोकसभा चुनाव इस समय अपने पूरे चरम पर है। सबसे ज्यादा अगर आसपास अपने चर्चा है जनपद के आसपास, तो कौशाम्बी लोकसभा सीट को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चा है। कौशाम्बी लोकसभा सीट से भाजपा 2014 और 19 में 2 बार विजयी हुई। दोनों बार विनोद सोनकर को भाजपा ने टिकट दिया और विनोद सोनकर सांसद बने। दोस्तों, इस सीट का गणित आपको बताने से पहले कुछ बताते हैं कौशाम्बी लोकसभा के समीकरणों के बारे में। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर लगभग 18 लाख मतदाता हैं। को 9 से 10 लाख वोट चुनाव में पड़ते हैं। 50 से 55% मतदान होता है इस सीट पर। दोस्तों, कौशाम्बी लोकसभा सीट में कौशाम्बी जिले की 3 विधानसभाएं, चायल, मंझनपुर और सिराथू, और प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें आती हैं, बाबागंज और कुंडा। दोस्तों, इसमें मंझनपुर और चायल विधानसभा सीटों पर पासी बिरादरी के वोटों की बहुलता है, तो वहीं सिराथू विधानसभा में सोनकर और जाटो बिरादरी की बहुलता है। दोस्तों, इन विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़ी जातियों की भी संख्या काफी मायने रखती है, जिनमें यादव, तेल, मौर्य, पाल, लोधी जातियां महत्वपूर्ण किरदार अदा करती हैं। सामान्य जातियों की बात करें तो सामान्य जातियों में बड़ी संख्या ब्राह्मणों की है। दोस्तों, भाजपा ने तीसरी बार विनोद सोनकर के ऊपर विश्वास जताया है, तो वहीं समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन ने इंद्रजीत सरोज के बेटे के ऊपर दांव लगाया हुआ है। बसपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दोस्तों, तमाम जिले के राजनीतिक पंडित तमाम तरह की इस सीट पर कयासबाजी कर रहे हैं। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 2 विधानसभा सीटों पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल का कब्जा है, जिनकी चुप्पी कई राजनीतिक सवालों को जन्म दे रही है। दोस्तों, तमाम लोग तमाम तरह के दावा कर रहे हैं कि जगह जगह मौजूदा सांसद का विरोध है, या फला प्रत्याशी के साथ उस जगह पर विरोध है, या फला प्रत्याशी का ये वेटेज है। लेकिन आज 28 अप्रैल को जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूं, तब मैं यह पूरे विश्वास के साथ अपनी बात यह कह सकता हूं कि अभी तक के इस वक्त, इस समय तक के माहौल में भाजपा सीट पर लीड करती हुई दिखाई पड़ रही है। जहां तक मेरा मानना है, तीसरी बार विनोद सोनकर को सांसद चुने जाने की राहें साफ दिखाई पड़ रही हैं। राहों के कांटे इस समय दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे। लेकिन दोस्तों, ये राजनीति है। अभी चुनाव में 20 दिन से अधिक बचे हुए हैं। कब कौन सी दल का गठबंधन हो जाए, कौन सा प्रत्याशी बदल जाए, उस स्थिति में परिदृश्य बदल जाएगा, राजनीति बदल जाएगी। तो उसका दावा मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात आज तक जो राजनीतिक स्थिति इस लोकसभा सीट पर बनी है, उस हिसाब से अपनी बात कह रहा हूं। बात इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं केवल मन में कुछ आया और मैंने बोल दिया, या मैं किसी का समर्थक हूं, ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ आंकड़े भी दूंगा। दोस्तों, 2014 के पहले 2009 में यहाँ समाजवादी पार्टी और राजा भैया के समर्थन से शैलेंद्र कुमार यहाँ से सांसद हुआ करते थे। लेकिन समय बदला, 2014 आया तो देश का माहौल बदल चुका था। मोदी लहर थी चारों तरफ राष्ट्रवाद का एजेंडा था। पूरा देश का माहौल बदला हुआ था। लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। बीजेपी के प्रत्याशी विनोद सोनकर ने मौजूदा सांसद सपा और जनसत्ता दल राजा भैया के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार को 43,000 लगभग वोटों से चुनाव हरा दिया था। विनोद सोनकर ने इस चुनाव में लगभग 3,31,000 वोट पाए हुए थे। दूसरे नंबर पर राजा भैया और सपा गठबंधन के प्रत्याशी रहे शैलेंद्र कुमार सरोज को 2,88,000 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। तीसरे नंबर पर बसपा रही। दोस्तों, फिर साल आता है 2019 का। लहर और बढ़ चुकी थी मोदी की। कई राष्ट्रीय मुद्दे लोगों के दिमाग पर छाए हुए थे। इस बार बीजेपी ने तो फिर से विनोद सोनकर के ऊपर ही विश्वास जताया और दूसरी बार प्रत्याशी बना दिया। लेकिन सपा और राजा भैया की राहें जुदा हो चुकी थी, मन में खटास आ चुकी थी, जिसके राजा भैया ने अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का निर्माण कर लिया था। दोस्तों, प्रदेश में 2019 का लोकसभा चुनाव आया और एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया। इस बार सपा और बसपा का प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन हुआ और गठबंधन से कौशाम्बी लोकसभा सीट से प्रत्याशी हुए इंद्रजीत सरोज। राजा भैया ने भी अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से शैलेंद्र कुमार को फिर से चुनाव मैदान में उतारा। इस बार भी तमाम राजनीतिक पंडितों ने भविष्यवाणी की सपा बसपा गठबंधन चुनाव जीत जाएगा। लेकिन जब नतीजे आए तो सबको चौंका दिए। सोनकर ने इस बार वोटों में बढ़त बना ली थी। इस बार विनोद सोनकर लगभग 3,85,000 वोट पाए। सपा बसपा का गठबंधन से प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज 3,45,000 वोट पर सिमट गए और राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से प्रत्याशी रहे शैलेंद्र कुमार सरोज 1,54,000 वोट महज ही जुटा सके। दोस्तों, 2019 का लोकसभा चुनाव एक नए आयाम लेके आया था। तो कई रिकॉर्ड टूटे थे, कई भ्रांतियां टूटी थी। इस लोकसभा की 2 विधानसभा सीटें कुंडा और बाबागंज को राजा भैया का गढ़ कहा जाता है। 19 के चुनाव में इस किले में कहीं न कहीं भाजपा ने बहुत बड़ी सेंधमारी की। इन 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने अच्छा खासा वोट बटोरा। 19 के चुनाव में
कुंडा और बाबागंज से राजा भैया के प्रत्याशी जहां 1 लाख वोट जुटा पाए, तो वहीं भाजपा के विनोद सोनकर भी बहुत पीछे नहीं रहे। वो भी 90,000 इन 2 विधानसभाओं से वोट जुटा ले गए और सपा बसपा का प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज भी 92,000 वोट पाने में सफल रहे। लोकसभा चुनावों में राजा भैया के गढ़ में भाजपा ने अच्छी खासी सेंधमारी कर दी थी। हालांकि 2022 के चुनाव में राजा भैया ने अपनी विधानसभा सीटें बचाए रखे। दोस्तों, इसी 19 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे गिरीश पासी। गिरीश पासी महज 16,000 वोट जुटा सके थे और इस चुनाव में 15,000 के लगभग नोटा को वोट मिले थे और एक निर्दलीय प्रत्याशी को 26,000 वोट मिले थे। दोस्तों, इस आंकड़े से आप समझ सकते हो कि जिस कांग्रेस और सपा गठबंधन का 2024 के चुनाव में हवा खड़ा किया जा रहा है, इतना महिमा मंडन किया जा रहा है, उस कांग्रेस का इस सीट पर कोई जनाधार नहीं है। एक निर्दलीय प्रत्याशी से भी कम वोट पाने वाली कांग्रेस, जिसके सहारे आज सपा अपनी नैया पार लगाने के चक्कर में इस सीट में फंसी हुई है। दोस्तों, कांग्रेस का इस सीट पर महज 1.7 का वोट प्रतिशत है और लगभग 1.5% के बराबर नोटा पे वोट पड़े थे। अब आप यहीं से कल्पना करिए, बाकी 2014 के चुनाव में सपा राजा भैया के साथ समर्थन में चुनाव लड़के 2,80,000 वोट पाकर हार ही चुकी है एक बार। दोस्तों, 2019 चुनाव में विनोद सोनकर ने अपने वोटों में जबरदस्त बढ़ोतरी की और आज 2024 का चुनाव सर पर फिर से खड़ा है। मुझे इस परिदृश्य में कुछ भी बदला हुआ नहीं नजर आ रहा है। विपक्ष कहीं से भी सत्तारूढ़ दल के वोट बैंक में बंटवारा करता हुआ नहीं दिख रहा। दोस्तों, आज की तारीख में इस सीट पर एक घटनाक्रम आपको और बताता हूँ। चायल, सिराथू और मंझनपुर विधानसभा सीटों पर लगभग पाल बिरादरी के मिलाकर 70,000 वोट के बराबर मतदाता हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अपराधियों के ऊपर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से पाल बिरादरी इस बार पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चायल सीट से विधायक पूजा पाल भी पाला बदलकर बीजेपी के खेमे में आ चुकी हैं, जिसके कारण इस वर्ग के वोट बैंक में बीजेपी ने अच्छी खासी पैठ बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस सीट पर भाजपा के वोटरों में किसी भी वर्ग में कहीं कोई गिरावट नहीं नजर आती दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं भाजपा अपने कोर वोटरों को संभालने में कामयाब दिखाई दे रही है। जहां 2024 में खड़े हुए हैं, देश का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। आज लोगों के मन में प्रत्याशी पहले नहीं आता है। लोग भाजपा को नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के फेस वैल्यू पर लोग वोट कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इस बार धारा 370, राम मंदिर जैसे हार्डकोर मुद्दे लेकर चुनाव में उतरी है। मुद्दे ऐसे जिन्हें जनता पसंद करती है, जिन मुद्दों पर जनता वोट देती है। दोस्तों, तमाम राजनीतिक पंडित तमाम तरह की आंकड़ेबाजी कर रहे हैं, तमाम कयासबाजी कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े आपके सामने हैं। चाहे 14 का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, चाहे 19 का आंकड़ा देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि स्थिति इस लोकसभा सीट की क्या है। रही बात 2024 की लोकसभा इस सीट पर चुनाव की, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा को कोई भी दल इस सीट पर डेंट लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि राजा भैया की ओर से अभी अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं। अगर आने वाले समय में कोई बड़ा गठबंधन होता है या कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, तब शायद इस चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। 14 और 19 में तमाम गठबंधन बन और बिगड़ चुके हैं, लेकिन परिणाम जस का तस ही रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में ये जो गठबंधन दिख रहे हैं, इसमें कोई दम नजर नहीं आता है जो सत्तारूढ़ दल भाजपा को चुनौती पेश कर सके। और परिस्थितियां अगर ऐसी बनी रही, यही इसी तरह चुनाव चलता रहा, भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर अपने पुराने प्रदर्शन से भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आज देश का माहौल बदल चुका है। लोग देश के मुद्दों पर वोट करना शुरू कर चुके हैं। आज लोग जातियों के बंधन से ऊपर उठकर मतदान कर रहे हैं। कभी जातियों में जकड़ा हुआ इस प्रदेश का मतदाता आज अपने बंधन बेड़िया तोड़ चुका है और जाति धर्म से ऊपर उठकर वो मतदान करने के लिए जाग रहा है। दोस्तों, कभी राजनीतिक पंडित समीकरण भिड़ाया करते थे कि फला जात इस पार्टी को वोट देगा, फला जात का कैंडिडेट है तो फला जात उसको ही वोट देगी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 2009 से लेकर आज 2024 में खड़े हैं। इस बीच गंगा जमुना में बहुत सारा पानी बह चुका है। आज परिवेश और माहौल बदल चुका है। आज नए प्रकार की राजनीति आ चुकी है। हर हाथ में लोगों के एंड्रॉइड मोबाइल है। हर व्यक्ति अपना मत देने के लिए राय बना रहा है। टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, आप किसी को बरगला नहीं सकते। आज गांव का भी मतदाता छोटे से छोटे मुद्दे, देश की बड़ी सी बड़ी बात को भी जानने और समझने की कोशिश करता है। दोस्तों, एक बात और, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद क्षेत्रीय दलों और छोटे छोटे दलों के अस्तित्व पर संकट पड़ा है। उनकी दुकानों पर ताला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है।
चुनाव पूरी तरह से हाईटेक हो चुके हैं। जमाना अब वो गाड़ियों पर भोंपू बांधकर प्रचार के लिए चिल्लाने का नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर घर घर रोज हर पार्टियों के घोषणा पत्र और वायदे पहुंच रहे हैं और उसका आकलन करने के बाद ही जनता निर्णय ले रही है। दोस्तों, इस लोकसभा सीट पर राजा भैया ने चुप्पी साध रखी है। वो कोई गठबंधन करेंगे या पिछली बार की तरह अपने दल से अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए शैलेंद्र कुमार सरोज को उम्मीदवार घोषित करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जब मैं ये बातें आपको कह रहा हूँ तो ये बातें आज तक जो इस लोकसभा सीट पर समीकरण बने हुए हैं, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में क्या बदलेगा उसका दावा मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में सब कुछ संभव है। तो इस लोकसभा सीट कौशाम्बी पर आगे क्या घटनाक्रम हो रहा है आपके बीच जल्द ही लेकर फिर से आऊंगा। आप ऐसे ही देखते रहिए 6 PM न्यूज और मैं आपका मित्र मोनो विद्रोही। नमस्कार।